हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। फर्स्ट चैप्टर की सारे पार्ट्स कंप्लीट होने के बाद आज ये सेकंड चैप्टर का न्यूट्रिशन इन एनिमल्स चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है, जिसमें आप लोगों से फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स पूछे जा रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स लिखने में, इनके सॉल्यूशंस देने में कोई भी समस्या नहीं आने वाली है, क्योंकि आप लोगों की तैयारी इतनी अच्छी मैंने करवा रखी है जिससे आप लोग इनके सॉल्यूशंस लिखते समय कोई भी दिक्कत महसूस नहीं करने वाले हो। जी हाँ, ट्रू फॉल्स भी कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, फिल इन द ब्लैंक से कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसी का सॉल्यूशंस आप लोगों को अपनी कॉपी में लिखना है। उसको सॉल्यूशन को आप लोगों को व्हाट्सअप जरूर कर देना है। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जिसमें आप लोगों से पूछा गया है द फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आप लोगों से कहा जा रहा है इंजेशन इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ। किस चीज की प्रोसेस, किस प्रोसेस की पहली स्टेप को इंजेशन नाम दिया गया है। जी हाँ, आप सभी लोग जानते होंगे इंजेशन इज द फर्स्ट प्रोसेस, जिसमें हम लोगों ने न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में पढ़ा था। इसी को हम लोग जानते हैं फर्स्ट प्रोसेस के रूप में। इसी के बाद सेकंड प्रोसेस आती है डाइजेशन। उसी के बाद तीसरी प्रोसेस आती है, आप लोगों को पता होगा, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड द लास्ट वन इज इजेशन। जी हाँ, इंजेशन होता क्या, पहले तो ये समझ ले। इंजेशन नाम से लग रहा है कि कोई चीज़ इन हो रही है, इनसाइड जा रही है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं इंजेशन। तो इंजेशन इज द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ डैश, किसी चीज़ की फर्स्ट प्रोसेस होती है इन विच वी टेक फूड इनसाइड आर माउथ। जी हाँ, भोजन को जब अपने मुंह के अंदर रखते हैं चबाने के लिए, पीसने के लिए, तो इसी प्रोसेस को हम लोग इंजेशन के नाम से जानते हैं। तो ये फर्स्ट प्रोसेस होती है किस चीज़ की, तो ये आपको लिखना है, आंसर देना है। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया डाइजेशन इज द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स इनटू डैश। जी हाँ, डाइजेशन आप लोगों को पता ही है सेकंड स्टेप होता है किस चीज़ का, ये भी आप लोग जानते ही होंगे। तो डाइजेशन इज द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स इनटू डैश। जब आप रोटी चबाते हो, रोटी को खाते हो, उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स टाइप के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका डाइजेशन करना आप लोग स्टार्ट कर देते हो मटेरियल्स को। किस फॉर्म में, पहले क्या करते हो, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल ले जाते हो, तो किस फॉर्म में मैटर को चबाते हो, मटेरियल्स को चबाते हो, तो किस फॉर्म में वो कन्वर्ट होता है, यही आप लोगों को लिखना है सेकंड के सॉल्यूशन में। थर्ड में आप लोगों से पूछा है डैश प्लांट इज द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट। जी हाँ, किसी एक इंसेक्टिवोरस प्लांट के कॉमन एग्जाम्पल लिखना है। आप लोग जानते ही होंगे इंसेक्टिवोरस प्लांट ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, कहाँ से, इंसेक्ट को खाकर। जी हाँ, ऐसे पेड़ पौधे जो इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेते हैं, या फिर ये बात करें कि द लैक ऑफ नाइट्रोजन, जहाँ पर नाइट्रोजन की उपलब्धता जो होती है, नाइट्रोजन की कमी जहाँ पर होती है, वहाँ पर अपनी कमी को पूरा करने के लिए ऐसे पेड़ पौधे इंसेक्टिवोरस प्लांट में कन्वर्ट हो जाते हैं और इंसेक्ट को खाने लगते हैं। जी हाँ, ऐसे पेड़ पौधे ही आपको एग्जाम्पल लिखना है, किसी एक एग्जाम्पल के बारे में यहाँ पर लिखना है, आप लोगों को पता भी होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। द वाटर इज बेसिकली प्रेजेंट इवन इन द ड्राई सॉइल इन द फॉर्म ऑफ अ डैश लेयर ऑन द सैंड पार्टिकल्स। द वाटर इज प्रेजेंट, वाटर पानी जो उपस्थित होता है किसी ड्राई सॉइल, मतलब सूखी हुई मैदान में, सूखी हुई मिट्टी में, किस फॉर्म में, किस फॉर्म में, एक लेयर के रूप में उपस्थित होता है किसी सैंड पार्टिकल्स के ऊपर। तो किस फॉर्म में, आपको वही लिख देना है फोर्थ के सोल्यूशन में। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म इज। तो क्या होता है द सोर्स ऑफ एनर्जी, आप लोग समझ गए होंगे, पिछली कुछ चैप्टर्स में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, जी हाँ, वही क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट में पूछा जा रहा है। द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या कहलाती है। तो बेसिकली जो एनर्जी हम लोगों को मिल रही है उसका प्राइमरी सोर्स क्या था, यही आपको देखना है, समझना है और लिख देना है अपनी कॉपी में। जी हाँ, अच्छे से लिखते चलें, अच्छे से समझते चलें, और कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन है अगर आपको, तो आप लोग पूछते भी चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों से एज ए ट्रू एंड द फॉल्स स्टेटमेंट के द्वारा पूछा जाएगा, और मैं उम्मीद करता हूँ ट्रू फॉल्स लिखते समय आप लोग क्वेश्चन को समझना अच्छे से समझोगे, इसलिए एक एक क्वेश्चन को मैं इतनी बारीकता के साथ बताता हूँ जिसमें आप लोग के आंसर्स गलत ना हो। जी हाँ, पहला क्वेश्चन, द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड
इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। क्या आपको लगता है कि कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड का कन्वर्ट हो जाना ही सिंपलर सब्सटेंस में, इसी को क्या हम लोग डाइजेशन कहते हैं? अगर ये सही है तो आप ट्रू लिख सकते हैं, अगर ये रॉन्ग है स्टेटमेंट तो आप लोग फॉल्स लिख सकते हैं। तो जो भी सही लगे आपको वो आप करें। सेकेंड क्वेश्चन, फूड इज नॉट सिंथेसाइज्ड इन ग्रीन प्लांट। तो जो भोजन होता है उसकी बिल्कुल भी सिंथेसिस नहीं होती है ग्रीन पौधों के द्वारा। तो आप लोग जानते ही होंगे ग्रीन पौधे जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जी हाँ, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल और बाय यूजिंग रॉ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो इन्हीं के उपयोग करने के बाद ये भोजन अपना खुद बनाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि फूड इज नॉट सिंथेसाइज्ड इन ग्रीन प्लांट? क्या लगता है कि ऐसा फूड जो होता है वो सिंथेसाइज नहीं हो पाता ग्रीन कलर के या फिर हरे पेड़ पौधों के द्वारा? तो आंसर ट्रू है या फॉल्स है ये आपको अपनी कॉपी में लिखना है, बताते चलना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आप लोगों से कहा जा रहा है कि इस स्टेटमेंट को आप लोग ट्रू कहोगे या फॉल्स कहोगे। तो क्वेश्चन सिंपली कहा गया है, एनिमल्स कहें या ह्यूमन बीइंग्स कहें, क्या ये आर हेट्रोट्रॉफिक होते हैं? क्या इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉफिक है? क्या आपको लगता है एनिमल्स जितने भी हैं सभी हेट्रोट्रॉफिक होते हैं? दे टोटली डिपेंड ऑन अदर फॉर गेटिंग देयर न्यूट्रिएंट्स। तो आपको अगर लगता है कि एनिमल्स अपना भोजन खुद नहीं बना पाते, दे टोटली डिपेंड होते हैं, तो आप लोगों के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। अगर आपको नहीं लगता, ऐसा कुछ नहीं होता कि पेड़ पौधे जैसे अपना भोजन खुद बनाते हैं उसी तरह से एनिमल्स भी खुद बना लेते हैं, तो आप लोग ये फॉल्स कह सकते हैं। जैसा आपको सही लगे, आपकी तैयारी जिस हिसाब से है, आपको जैसा समझ में आता है वो लिखिए। ट्रू है तो ट्रू लिखिए, फॉल्स है तो फॉल्स लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें सिंपली आप लोगों से पूछा गया है, अमीबा जो आप लोग पढ़ भी चुके हैं इसी चैप्टर में, इज मैनी सेल्ड एनिमल। क्या आपको लगता है कि जो अमीबा होता है एक ऑर्गेनिज्म है, क्या ये कई प्रकार के या फिर कई सेल्स से मिलके बनता है, या फिर इसको हम लोग ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के नाम से भी जानते हैं? तो अमीबा की बात हो रही है, क्या इसको आंखों से देखा जा सकता है या फिर इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है? अगर माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है तो इसका मतलब ये मैनी सेल्स का नहीं बना हो सकता। अगर आपको लगता है कि अमीबा आपको आंखों से दिखाई देता है तो ये मैनी सेल्ड का बना हो सकता है। तो आपको क्या लगता है इसका उत्तर ट्रू होगा या फॉल्स होगा? आप लोगों ने अमीबा के बारे में पढ़ा भी होगा, इसके स्ट्रक्चर के बारे में सीखा भी होगा और आप लोग जानते भी होंगे कि कितने सेल्स से मिलकर ये बनता है। तो आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5, सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट सलाइवा। तो आपको लगता है जब आप भोजन को चबा रहे होते हो तो आपके टंग से, जीभ से एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है, एक तरल पदार्थ निकलता है जिसको हम लोग यहाँ पर सलाइवा कहते हैं। सलाइवा मतलब लार। तो लार जो होती है वो बेसिकली सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रीट होती है। सलाइवरी ग्लैंड 3 पेयर्स हमारे टंग के नीचे पाए जाते हैं, उन्हीं के द्वारा ये जो सलाइवा होती है इसका सिक्रीशन होता है और इसी में उपस्थित जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो एक्ट करते हैं। डाइजेशन किस पर ऐड करते हैं? कार्बोहाइड्रेट के ऊपर। इसी वजह से रोटी खाने के बाद हमको मीठी लगती है, क्योंकि रोटी जो होती है वो क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट का ही एक पार्ट होती है। इसी वजह से हमको शुगर्स मीठे लगते हैं, रोटी हमको मीठी लगती है। तो आपको क्या लगता है सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट सलाइवा, क्या ये सही है? अगर सही है तो ट्रू लगाएं, फॉल्स लगता है तो फॉल्स लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, रूमिनेंट्स आर कड च्यूइंग एनिमल्स। तो आपको लगता है जो रूमिनेंट्स होते हैं, रूमिनेंट्स के बारे में आप लोग जानते ही हैं, रूमिनेंट्स आर द एनिमल्स या आर द ऑर्गेनिज्म दूज आर टोटली हर्बीवोरस। जी हाँ, शुद्ध शाकाहारी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें हम लोग यहाँ पर रूमिनेंट्स कहते हैं। और वो करते क्या हैं? जुगाली करते हैं। जुगाली मतलब आप लोगों ने देखा होगा, वो अपना भोजन डायरेक्टली क्या करते हैं? स्टमक में पहुंचा देते हैं और समय पर उसको वहां से लाकर अपने माउथ, अपने मुंह तक वापस लाते हैं और फिर चबाते हैं। जी हाँ, इसी तरह के ऑर्गेनिज्म को जो ऐसा कार्य करते हैं उन्हें रूमिनेंट्स कहते हैं। क्या आपको लगता है ऐसे एनिमल्स क्या कड को जो वापस लाए थे भोजन उसको च्यूइंग करते हैं,
चबाने का कार्य करते हैं। अगर ट्रू है तो ट्रू लगाएं, फॉल्स है तो फॉल्स लगाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 में आप लोगों से पूछा गया, जो कि इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, और मैं उम्मीद करता हूं कि सारे क्वेश्चंस 100% आप लोग सही लिखोगे। चलिए देख लेते हैं। देयर आर 4 काइंड ऑफ परमानेंट टीथ इन आवर माउथ। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे जो दांत हैं उसमें 4 प्रकार के परमानेंट टीथ पाए जाते हैं? क्या आपको ज्ञात है कि आपने जब टीथ के प्रकार पढ़े थे तो उसी में आप लोगों ने पढ़ा था इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, और इसी का डेंटल फॉर्मूला भी आप लोगों ने पढ़ा होगा 2123 अपॉन 2123 इंटू 2, जिससे आप लोगों ने प्राप्त किया था एक रेशियो 16/16। मतलब परमानेंट टीथ दांतों की संख्या जो होती है ह्यूमन बींग्स में वो कितनी हो जाती है? 16 अपर जॉ में, 16 लोअर जॉ में, तो टोटल नंबर ऑफ टीथ इज इक्वल टू 32। तो अब आपको उत्तर देना है कि देयर आर 4 काइंड्स ऑफ परमानेंट टीथ इन आवर माउथ। क्या हमारे माउथ में 4 प्रकार के टीथ पाए जाते हैं? अगर हाँ तो यस लिखें, ट्रू लिखें। अगर गलत है तो गलत के लिए आप लोग रॉन्ग लिख सकते हैं, फॉल्स लिख सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन सारे समझ गए होंगे। एक एक पॉइंट्स मैंने बेसिक्स तौर पर बताया है। सारी वीडियो आप लोग देखते चले, ऑनलाइन जरूर हैं, जिससे आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो प्राप्त हो सकें, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी नॉलेज बढ़ सकें। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ हर एक चैप्टर जो भी पढ़ाए जा चुके हैं उसको मैं फिर से रिवाइज करा रहा हूँ। उसी से रिलेटेड कई तरह के क्वेश्चंस मैं फिर से आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी बेसिक्स आप लोगों को सिखाई गई है उसमें आप लोग मजबूत हो सकेंगे। कहीं पर भी आप लोग जाते हैं किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, अगर आप लोग तैयारी के साथ बैठते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी साइंस की मैं अपने अकॉर्डिंग बहुत अच्छी करवा दूंगा, लेकिन बशर्ते आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस सारी अटेंड करनी पड़ेंगी। जी हाँ, अगर ऑनलाइन क्लासेस आप लोग मिस करोगे तो आपकी तैयारी ज़्यादा अच्छी नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से कंपटीशन एग्जाम में आपको समस्याएं देखने के लिए मिल सकती हैं। हमेशा ऑनलाइन रहे जब भी आप लोगों को नोटिफिकेशन प्राप्त हो, और मैं उम्मीद करता हूँ आपने आज की वीडियो भी अच्छे से लाइक की होगी, पसंद की होगी, और मैं उम्मीद करता हूँ आने वाली वीडियोस भी इसी तरह से आप लोग एंजॉय करते हुए देखोगे। धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए।